गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग बात करेंगे, एनटीपीसी का फॉर्म भी भरा जा रहा है और रिजल्ट भी आ गया है पिछले साल का। तो कुछ पोस्ट के बारे में हम बात करेंगे कि किस पोस्ट की क्या अहमियत है, क्या जॉब प्रोफाइल है, क्या उस किस में प्रेफरेंस रखना चाहिए आपको, किस में प्रमोशनल स्कोप बहुत अच्छे हैं। तो यही एनटीपीसी के ग्रेजुएशन लेवल से हम एक पोस्ट उठा रहे हैं और उस पोस्ट का नाम है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। आप लोग देखे होंगे जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो उसमें आया होगा सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का। बात करें इसके जॉब प्रोफाइल की तो सबसे पहले आता है कि जब आप रेलवेज में आएंगे तो आप इस पोस्ट पे आएंगे तो आप मिनिस्टीरियल स्टाफ कहे जाएंगे। मिनिस्टीरियल स्टाफ कहने का मतलब हुआ कि आपका जो जॉब है वो मंडे टू फ्राइडे होगा। पहली चीज कि आपकी जॉब जो होगी वो मंडे टू फ्राइडे की होगी। सैटरडे संडे ऑफ होगा। कौन कौन सा दिन ऑफ होगा? सैटरडे और संडे ऑफ होगा। अगर बात करें टाइमिंग की तो वो 9:30 टू 6 PM होगी। अब बात करें कि इसकी पोस्टिंग कहाँ होगी। ये तो हुआ इसका टाइमिंग, कब से कब तक होगा और कितने दिन वीक में आपको काम करना है। पोस्टिंग की बात करें तो या तो आप जोनल ऑफिस में होंगे या फिर आप डीआरएम ऑफिस में होंगे। मतलब अगर आपकी पोस्टिंग हेडक्वार्टर में होती है तो आप हेडक्वार्टर में पोस्टेड होंगे जोनल ऑफिस में, और अगर आपकी डिवीजन में पोस्टिंग होती है तो भी डिविजनल हेडक्वार्टर डीआरएम ऑफिस में होंगे। बात करें तो रेलवेज की कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिसका हम जिक्र करते हैं। अगर डिपार्टमेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी होती है कि आपकी पोस्टिंग होगी वो है पर्सनल में, मतलब कार्मिक विभाग में। उसके बाद आपकी पोस्टिंग हो सकती है कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में। उसके बाद आपकी पोस्टिंग हो सकती है ऑपरेटिंग में। उसके बाद आपकी पोस्टिंग हो सकती है अगर बात करें ऑपरेटिंग हो गया, विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन में भी होती है, वो एक स्कैडर पोस्ट होता है, इसी में से कहीं रहेंगे। स्टोर्स में हो सकता है। बात करें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हो सकती है। अब इंजीनियरिंग में कौन कौन? तो सिविल में भी हो सकता है, मैकेनिकल में भी हो सकता है और इलेक्ट्रिकल में भी हो सकता है। अब कुछ चीजें क्या होती है, जैसे ये तो हुआ जब आप डीआरएम ऑफिस में होंगे तो आपको 5 दिन करना होगा। जो आपकी पोस्टिंग कुछ ऐसे डिपो वगैरह में, मेमू शेड में या डेमू शेड में, वहां भी पोस्टिंग आपकी हो सकती है। तो वहां आपको मंडे टू सैटरडे करना होगा। मंडे टू सैटरडे, सैटरडे हाफ होगा। ये एक यहाँ है कि वहाँ 6 डेज का वर्किंग रहता है, आपको मंडे टू सैटरडे करना होगा। उसके लिए वहाँ आप पर्सनल डिपार्टमेंट में होंगे तब भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। और अगर बात करें इंजीनियरिंग में तो कंस्ट्रक्शन में, सिविल में बात करें तो इसके कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। मैकेनिकल में होते हैं मेमू सेड, या अब तो इलेक्ट्रिकल के भी पार्ट हो गए डेमू मेमू, तो यहाँ आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो जब आपका या फिर किसी जैसे CRW हरनौत है, इन सब जगहों पे अगर आपकी पोस्टिंग हो सकती है, या RWP बेला है, अगर इन सब जगहों पे आपकी पोस्टिंग होगी तो आपका 6 डेज वर्किंग होगा। अगर हम आगे बात करें कि क्या रहता है प्रमोशनल एस्पेक्ट्स, तो ये डिपेंड करता है कि आपका कैडर स्ट्रेंथ क्या है। कैडर स्ट्रेंथ ये डिसाइड करेगा कि आपका प्रमोशनल कितना जल्दी होगा प्रमोशन, और कितना मतलब होगा तो कहां तक हो सकता है। अगर बात करें सीनियर क्लर्क के प्रमोशन की तो सीनियर क्लर्क पहले प्रमोशन के बाद ऑफिस सुपरिटेंडेंट बनते हैं। क्या बनते हैं? ऑफिस सुपरिटेंडेंट, OS। यही फिर आगे चीफ OS बनते हैं। ये आप 2800 पे ग्रेड, अगर पे ग्रेड के हिसाब से बात करें तो लेवल 5 में ज्वाइन करते हैं। ये लेवल 6 की पोस्टिंग होती है। उसके बाद यहाँ लेवल 7 मिलता है। इसी में अपग्रेडेशन होके 4800 यानी लेवल 8 भी मिलता है, और 5400 लेवल 9 भी मिलता है।
अगर बात करें यहां तक जब आप डायरेक्ट ज्वाइन किए और आपने कोई भी एफर्ट नहीं लगाया, डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ वैकेंसीज पे। अगर आप डीआरएम ऑफिस वगैरह में है, मतलब डिवीजन में पोस्टिंग है, तो 2 से 3 साल में बन जाएंगे। अगर आप हेडक्वार्टर में पोस्टिंग है, और ये मैं बात कर रहा हूँ कार्मिक विभाग की, अगर आप पर्सनल डिपार्टमेंट में पोस्टेड हैं। अगर अदर डिपार्टमेंट की बात करें तो उसमें भी 2 से 3 साल रख लीजिए, कहीं भी जोनल ऑफिस में हो या डीआरएम ऑफिस में हो या किसी यूनिट में हो। आगे अगर बात करें जोनल ऑफिस में अगर आप हैं और सीनियर क्लर्क से ओएस बनना है और पर्सनल डिपार्टमेंट में है, तो आपको ये वाला एरिया 3 से 4 साल रखना होगा। अब एक खास बात है कि 3 साल जब आपका लेंथ ऑफ सर्विस हो जाएगा तो आप एलडीसी एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। 20% सीट जो होता है ऑफिस सुपरिटेंडेंट का, वो एलडीसी कोटा मतलब डिपार्टमेंटल एग्जाम से भरा जाता है 20%, और 80% जो है वो प्रमोशनल रहता है। तो अगर आपकी एलिजिबिलिटी 3 साल की हो गई और आप 3 साल के अंदर ओएस नहीं बन सके हैं, तो आप एग्जाम देके बन सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें चीफ ओएस का, तो ये सीनियरिटी कम सुटेबिलिटी के हिसाब से होगा। आपकी जो सीनियरिटी होगी उसके हिसाब से आपकी पोस्टिंग होगी। बात करें कि जब आप सीनियर क्लर्क से ओएस बने, सीनियर क्लर्क से आप ओएस बनते हैं, और ओएस में अगर आपकी लेंथ ऑफ सर्विस 3 इयर्स है, तो 70% कोटा के अंतर्गत आप एपीओ के एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, जो कि गस्टेड पोस्ट 4800। अब क्या है, 70% जो होता है वो सीनियरिटी कम सुटेबिलिटी होता है। तो आप अगर नए हैं तो आप इसमें उम्मीद ना ही रखेंगे, क्योंकि आपसे कोई ना कोई सीनियर होगा ही जो पहले से 5 साल 10 साल से नौकरी कर रहे हो। आप कितना भी मार्क्स लाएं, वो चूंकि सीनियर हैं तो वो हो जाएंगे। उसके बाद अगर बात करें, ये 2 तरह का होता है, एक 70% कोटा, एक 30% कोटा। 30% कोटा के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो 5 साल की है। 5 ईयर आपकी नॉन फिक्चर्स सर्विस होती है, मतलब कहीं पे कोई जोड़ नहीं है, डायरेक्ट 5 साल आप सर्विस किए हैं 4200 पे ग्रेड में, स्पेशली किसमें, ओएस में, तब आप भर सकते हैं 30% कोटा। इसमें अगर आपके मार्क्स ज्यादा हैं तो आप एपीओ बनेंगे। एपीओ में 10-15 साल रहेंगे तो आपको यूपीएससी में डीपीसी कराई जाएगी और ग्रुप ए मिल जाएगा, आईआरपीएस कैडर, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस। और फिर आप डिप्टी सिलेक्शन गेट, आप जितना जल्दी बनेंगे उतना ज़्यादा प्रमोशन लेके आप रिटायर कर सकते हैं। बात करें इसके पे लेवल की, तो पे लेवल जो होता है, आप देख के आए होंगे कि लेवल 5 की जॉब है, और मिनिस्टीरियल लेवल में रेलवेज में डायरेक्ट एंट्री लेवल 5 से ऊपर नहीं है, ये क्लर्कियल ग्रेड में। तो लेवल 5 में जब आप आते हैं तो 29,200 बेसिक है। अब देखिए एक चीज होता होगा कि वेतन कैसे क्या रहता है, तो 29,200 अगर बेसिक है आपका, और जैसा कि अभी के डेट में 58% आपका डीए चल रहा है, तो इसका 158%, उसमें से 10% आपको देना पड़ता है एज एनपीएस, तो इसका 90%। ये आपके वेतन का स्वरूप हुआ जो आपको वेतन के रूप में मिला। इसके अलावे जो अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे आपको एचआरए मिलेगा, तो एचआरए का अभी जो रेट है 10% बेसिक का, 20% बेसिक का और 30% बेसिक का। तो जो भी है आपका बेसिक अगर 29,200 है तो उसके हिसाब से 10-20-30% मिलेंगे आपको। टीए जो होता है वो क्या है कि 2 फिक्स है, 1800 प्लस डीए या 3600 प्लस डीए। अगर आप वाई सिटी में हैं या एक्स सिटी में हैं तो आपको 3600 प्लस डीए मिलेगा। वाई में भी कुछ क्राइटेरिया है स्टेट वाइज, अब जैसे रांची है वाई सिटी, लेकिन वहां 360 मतलब 3600 रुपये नहीं मिलते हैं। धनबाद भी वाई सिटी है, धनबाद में
आपको HRA 20% मिलेगा, लेकिन वहां TA कितना मिलेगा? 1800 प्लस DA मिलेगा। तो कुछ कुछ स्टेट स्पेसिफाई करके रखा है कि उसके यहाँ से कौन कौन सा सिटी है जो 3600 वाले TA में रखा जाएगा। वो आप एक लिस्ट है देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इस हिसाब से आपका जो मूल वेतन रहा, अगर आपको एक्यूमुलेटेड कैलकुलेट करना है तो आप 29,200 का 158% का 90% निकाल के उसमें 10%, 20% या 30% HRA ऐड कर लेंगे, और 10, 20 या 30% के हिसाब से जो DA रहेगा, और उसके बाद 1800 और 3600, तो 1800 का 158% या 3600 का 158% ऐड करेंगे तो आप उसके एक्यूमुलेटेड इन हैंड सैलरी पे पहुंच जाएंगे। ये ग्रॉस सैलरी नहीं है, ये इन हैंड सैलरी है, आप वहां पे पहुंच जाएंगे। ये हो गया। अब काम क्या रहता है? तो काम देखिए, सीनियर क्लर्क को बाबू कहते हैं। तो काम है आपको ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन, रिटायरमेंट, किसी का पे फिक्सेशन, किसी तरह का ग्रीवांसेज हुआ जैसे लिव इन कैशमेंट, LTC वगैरह, ये सारा कुछ डिपेंड करता है आप कौन से डिपार्टमेंट का देख रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट मैटर, आप ऐसा मान के रखिए कि आपको एस्टेब्लिशमेंट मैटर्स देखने होंगे किसी भी कर्मचारी के। जैसे कोई रनिंग एम्प्लॉय है तो उसका बिल वगैरह, बिल के लिए अलग, वहां भी बाबू ही काम करते हैं। वहां भी आपको बहुत सा डिपार्टमेंट होगा, जैसे आप पर्सनल में होंगे तो कोई कैडर देख रहे होंगे, या बिल में होंगे, सेटलमेंट में होंगे, कहीं कहीं कोई सेल में होंगे, मैन पावर प्लानिंग में होंगे, MPP में होंगे। तो बहुत सा ऐसा डिपार्टमेंट रहेगा जहां आपकी पोस्टिंग कराई जाएगी और वहां उससे रिलेटेड आपको काम करना होगा। वर्कलोड नहीं है भी नहीं भी है, मतलब प्रेशर रहता है नहीं भी रहता है, डिपेंड करता है आपके पदाधिकारी कैसे हैं। एक बैलेंस लाइफ है, 10 से 6 की नौकरी है, मंडे टू फ्राइडे की नौकरी है। अगर आप यूनिट में हैं तो वहाँ पे आपको 6 दिन काम करना होगा। तो यूनिट के भी अपने फायदे हैं, वहाँ लेट जाना होता है। एक्चुअली जब आपकी ऑफिस होती है तो वहाँ पे फिर 10 से 5 ही रहता है, 10 से 5 का ही ऑफिस रहता है। वो बराबर ही पड़ता है अगर आप देखें सारा कुछ। तो ये हो गया सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के बारे में। ऐसे ही आपको अगर और किसी के भी बारे में जानना है, रेलवेज में कौन सा पोस्ट कैसा होता है, क्योंकि अभी आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो आप हमको कमेंट में बताइएगा, हम उस पर स्पेसिफिक वीडियो बना देंगे। इसमें अगर कोई चीज़ छूट गया है और उसके बारे में आपको जानना है तो उसके बारे में भी आप हमको बताइएगा, हम उसके बारे में भी वीडियो बना देंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।